अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसा टिश्यू जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसके कंपोनेंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर सेल्स आते हैं, उसके बाद फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो इनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो जो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, इनको हम टू टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक इसमें फिक्स्ड सेल हैं, जिनको हम रेजिडेंट सेल्स भी कहते हैं। ये रेजिडेंट सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, यानी कि ऐसे सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पैदा होते हैं और इसके अंदर ही इनकी डेथ होती है, यानी कि ये थ्रू आउट देयर लाइफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही रहते हैं। जबकि वांडरिंग सेल्स की बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर माइग्रेंट सेल्स हैं, यानी कि ये सेल जो हैं ये ब्लड से जो है मूव करके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर प्रोटियोग्लाइकैन आते हैं, गैग्स आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह आती हैं, ठीक है। और जो फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स के हैं, जिसमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स हैं। और ये फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस कलेक्टिवली मिलके मैट्रिक्स बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू का, यानी कि वो सब्सटेंस है जो सेल्स को सराउंड कर रहा होता है। सेल्स जैसे कि बताया रेजिडेंट सेल और माइग्रेंट सेल्स हैं। इनके फंक्शंस हम सेल्स के देख लेते हैं। तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ये रेजिडेंट सेल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एडिपोसाइट्स हैं, ये भी रेजिडेंट सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। बाकी इधर जो इस टेबल में सेल्स दिए हुए हैं वो सारे जो हैं वो माइग्रेंट सेल्स हैं। ये सेल्स जो हैं ये रेजिडेंट सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो स्पेसिफिक हैं कार्टिलेज के लिए, और ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो स्पेसिफिक हैं बोन्स के लिए। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। फाइबर्स में कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स ये रिलीज करते हैं। उसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस के जो कंपोनेंट हैं हियालुरोनिक एसिड, कंड्राइटिन सल्फेट, डरमेटिन सल्फेट वगैरह, ये इनको सिक्रीट करते हैं और मैट्रिक्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स की बात करें तो ये जो है ये बी लिम्फोसाइट से बनते हैं, और प्लाज्मा सेल जाके क्या करते हैं, प्रॉपर एंटीजन के स्टिमुलेशन पे ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन्स के अगेंस्ट। और लिम्फोसाइट की बात करें तो डिफरेंट लिम्फोसाइट जो हैं वो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें यूसिनोफिल्स जो हैं ये एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रोफिल जो हैं ये फैगोसाइटोसिस करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स की। मैक्रोफेजेस जो हैं ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। उसके अलावा ये एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स भी हैं, बी लिम्फोसाइट को एंटीजन जो है ये प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेरियस साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो अदर लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। मास्ट सेल्स की और बेजोफिल्स की इनकी बात कर लें तो ये एलर्जी के अंदर ये भी जो अपना रोल प्ले करते हैं और इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं, ताकि जो स्प्रेड ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन है उसको रोका जा सके। और एडिपोसाइट जो है बॉडी के अंदर फैट स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बाकी सेल्स है, ये वाले सेल ये सारे माइग्रेंट सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, और उसके अलावा डिपोसाइट ये रेजिडेंट सेल्स हैं। इसके अलावा रेजिडेंट सेल जो हैं वो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये भी जो हैं रेजिडेंट सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। और ये जो हैं ये रिजर्व्ड जो हैं सेल्स हैं, अगर बॉडी के अंदर कहीं पे न्यू कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो ये जो है न्यू कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डिराइव होते हैं और ये फाइब्रोब्लास्ट, लिपोसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। उनकी एग्जांपल क्या है, पैरासाइट्स जो कैपिलरी वाल है, कैपिलरी के वाल के ऊपर पैरासाइट जो हैं ये मेसेनकाइमल सेल हैं, ये पड़े होते हैं, ठीक है। और अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए कैपिलरी वाल के अंदर, अगर कोई स्मूथ मसल बनाना पड़ जाए, एंडोथेलियम जो है एंडोथेलियम सेल जो हैं वो बनाने पड़ जाएँ, तो ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं उन सेल्स के अंदर जिसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की बात करें तो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के 3 तरह के होते हैं। कोलेजन फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, और उसके अलावा रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर जो हैं ये दोनों जो हैं बेसिकली कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। अब कोलेजन फाइबर जो हैं ये कोलेजन फाइबर जो हैं ये बने होते हैं कोलेजन टाइप 1 के, और ये जो हैं इनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये फ्लेक्सिबल तो होते हैं लेकिन इलास्टिक नहीं होते। तो ये जो हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें तो ये कोलेजन टाइप 3 के बने होते हैं, और ये जो है ट्रेबिकुलर नेटवर्क बनाते हैं वेरियस ऑर्गन्स के अंदर, जिसके अंदर बोन मैरो आ जाता है। उसके अलावा लिम्फाइड ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं। इलास्टिक फाइबर्स की बात करें तो इनके अंदर इलास्टिक प्रोटीन होती है, और ये एक्सटेंसिबल हैं। ये उन पार्ट ऑफ बॉडी में पाए जाते हैं जहाँ पे जो पार्ट ऑफ बॉडी जो एक्सटेंड होते हैं, जैसे कि लंग्स हो गए, उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो उसके 3 कंपोनेंट थे, गैग्स, ग्लूकोजोमाइनोग्लाइकेन्स, प्रोटियोग्लाइकैन और मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स थी।
अब ये सारे इनके इनके साथ इनके वाटर भी काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। अब ये जो है सेल्स को और फाइबर्स के दरमियान जो जगह है उस सारी जगह को, स्पेस को ये फिल अप करता है। तो गैग्स की बात करें इसके अंदर, तो गैग्स में कंड्राइटिन सल्फेट और मैटिन सल्फेट वगैरह पाए जाते हैं। प्रोटियोग्लाइकेन्स जो हैं उसके अंदर प्रोटीन्स की कोर होती है जिसके साथ गैग्स जो है जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और मल्टी एडहेसिव जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इसमें फाइब्रोनेक्टिन, कॉन्ड्रोनेक्टिन, ऑस्टियोनेक्टिन वगैरह ये प्रोटीन्स होती हैं जो वेरियस कंपोनेंट जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को उनको आपस में जोड़ के रखती हैं। ये डायग्राम में देख लें, ये फाइबर्स वेरियस टाइप के फाइबर्स पड़े हुए हैं, इसके दरमियान यहाँ पे ये सेल्स पड़े हुए हैं। और बाकी जो यहाँ पे ये स्पेस है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसको ग्राउंड सब्सटेंस जो है ये फिल कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू को 3 बड़ी टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आता है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आगे फर्दर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर क्लासिफिकेशन है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन का माइनर डिफरेंसेस हैं डिफरेंट बुक्स के अंदर, तो इनको हम देख लेते हैं। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इस कनेक्टिव टिश्यू लूज है, मतलब इसके अंदर जो फाइबर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो रिलेटिवली दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से कम होती है, जबकि इसके अंदर मैट्रिक्स वगैरह, मैट्रिक्स जो है वो जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो है बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और बॉडी की जो है कवरिंग बनाता है। और जो एक्सेस फ्लूइड हो बॉडी के अंदर अगर अकुमुलेट हो जाता है, जो एडिमा डेवलप होता है, तो वो भी बेसिकली फ्लूइड जो है इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है अकुमुलेट हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया बॉडी का, इनको भी देखते हैं। अब सुपरफिशियल फेशिया जो है स्किन की अगर डाइसेक्शन करें सबसे ऊपर से एपिडर्मिस और फिर डर्मिस को रिमूव करें तो उसके नीचे फिर जो कनेक्टिव टिश्यू आता है वो है सुपरफिशियल फेशिया। तो ये भी बॉडी को कवर कर रहा होता है, इंटायर बॉडी को। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सुपरफिशियल फेशिया के अंदर जो इसका प्रोमिनेंट एक कंपोनेंट है वो है फैट। वाइट फैट इसके अंदर स्टोर हुआ होता है और इस फैट जो है ये क्या इसका फंक्शन होता है, ये बॉडी की हीट को कंजर्व करता है और बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन में अहम रोल प्ले करता है। और फीमेल्स के अंदर जो फैट है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है और रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होता है और बॉडी हीट को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, बॉडी हीट लॉस को, क्योंकि बैड कंडक्टर होता है फैट। डीप फेशिया की बात करें तो सुपरफिशियल फेशिया के नीचे जो है वो डीप फेशिया होता है और ये फाइब्रस शीट है, ये रिलेटिवली टफ होता है सुपरफिशियल फेशिया की निस्बत। तो इसकी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में मॉडिफाई भी होता है और इसकी मॉडिफिकेशन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट, जैसे थाई के डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, लेग के होते हैं, तो उनको इंटरमस्कुलर सेप्टा सेपरेट कर रहा होता है। इसी तरह रेटिनेकुला होता है, ये जो है रिस्ट जॉइंट पे भी है और एंकल जॉइंट पे भी है, तो ये टेंडन्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है। एपोन्यूरोसिस इसके अलावा आता है, तो एपोन्यूरोसिस क्या है? ये भी डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन है जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे यहाँ पे ये कंपार्टमेंट है तो लेग का, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरमस्कुलर सेप्टम है जो इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं लेग्स को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर, और ये मसल को अटैचमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और ये रेटिनेकुल है फुट का, तो ये जो टेंडन्स हैं ये मूवमेंट के अंदर, फुट के मूवमेंट के अंदर इनको अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है। उसके बाद डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पे आए, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो बंडल्स हैं, कोलेजन बंडल जो होते हैं स्कीमेटिक्स के अंदर, उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और इससे कि स्ट्रेंथ जो है हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू को। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? टेंडन्स हैं और लिगामेंट हैं। टेंडन जो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं और लिगामेंट जो हैं वेरियस बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जॉइंट्स पे। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो थिकर भी होते हैं और उनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, यानी कि कोई प्रॉपर नहीं कह सकते कि फाइबर जो पैरेलल हैं या किस डायरेक्शन में हैं, रैंडमली पड़े होते हैं। और ये जो है ये पाया जाता है स्किन की डर्मिस के अंदर, और उसके अलावा जॉइंट कैप्सूल्स में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है पाया जाता है। आगे हम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू देख लें, जो सेकंड मेजर टाइप थी कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसके भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है और दूसरा इसका म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू है। इनको भी वन बाय वन देख लेते हैं। तो जो मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली फीटल टिश्यू है, फीटस के अंदर पाया जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर। तो इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनको प्लोरीप्रेंट सेल्स भी कहते हैं। तो ये सेल्स जो हैं ये आगे डिफरेंट टाइप्स जो कनेक्टिव टिश्यू की उनके सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं जैसे जैसे फीटस जो है वो ग्रो करता है। और मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं।
ठीक है। और जैसे जैसे एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू बनता जाता है तो मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कम होता चला जाता है। आगे म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये जो है इंटरमीडिएट है, यानी कि अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू और जो फीटल कनेक्टिव टिश्यू है मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू था उसके दरमियान ये इंटरमीडिएट है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके मैट्रिक्स में जो गैग्स हैं उसमें हियालुरोनिक एसिड होता है, उसके अलावा फाइबर्स के अंदर टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, जो फीटल की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये पाया जाता है और उसके अंदर जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उधर इसका स्पेसिफिक नेम होता है जिसको वाटन्स जेली भी कहा जाता है। और बर्थ के बाद इनके अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर ये पाया जाता है वाइट्रस बॉडी ऑफ आई के अंदर, जो आई का कंपोनेंट है, उसके अलावा न्यूक्लियस पल्पोसिस जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का पार्ट है, उसके अलावा टूथ पल्प के अंदर भी ये पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, बोन है, ब्लड है और कार्टिलेज है। इसमें से अब रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करते हैं। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स हैं वो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स बेसिकली जो है वो कोलेजन टाइप 3 के बने होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर रेटिकुलर सेल्स हैं। रेटिकुलर सेल्स जो है फाइब्रोब्लास्ट की ही मॉडिफिकेशन है और ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। तो ये सर्टेन एरियाज बॉडी में लिमिटेड है, कहाँ पे वो भी देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इस तरह रेटिकुलर फाइबर जो हैं ये पड़े होते हैं। रेटिकुलर फाइबर जो हैं आपस में डिवाइड करके एक बहुत ही एक्सटेंसिव जो है नेटवर्क बना रहे होते हैं। ठीक है। यानी कि इनका एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रेबिकुलर नेटवर्क सा बना होता है और इसके दरमियान जो सेल्स इनके होते हैं वो यूँ स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है। और ये सेल जो हैं इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंशन जो हैं वो जारी होती हैं। ठीक है। अब ये एक्सटेंशन जो है स्टार शेप्ड सेल्स के आपस में भी एक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह एक इन सेल्स की एक्सटेंशन से जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं इनकी एक्सटेंशन से एक कम्प्लेक्स ट्रेबिकुलर नेटवर्क बन जाता है। ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सब्सटेंस पाया जाएगा उस लिहाज से कि ये किस ऑर्गन में पाए जा रहे हैं। तो ये पाए जाते हैं बोन मैरो के अंदर। ठीक है। बोन मैरो के अंदर ये टिश्यू पाया जाता है और बोन मैरो में इस ट्रेबिकुलर नेटवर्क को फिल करता है हेमोपोइटिक टिश्यू। ठीक है। जो ब्लड सेल्स को बना रहा होता है। उसके अलावा ये जो नेटवर्क है ये पाया जाता है लिम्फॉइड आर्गन्स के अंदर। ठीक है। अब लिम्फॉइड आर्गन्स के अंदर ये जो इसके अंदर जो ट्रेबिकुलर नेटवर्क के दरमियान स्पेस है इसको लिम्फॉइड जो टिश्यू होता है वो फिल अप करता है, जो ब्लड सेल्स बनाता है और इम्यूनिटी बॉडी की इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसका क्या फंक्शन है, बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करता है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू है और ब्राउन एडिपोज टिश्यू है। तो वाइट एडिपोज टिश्यू की बात करें तो वाइट एडिपोज टिश्यू के अंदर यूनिलॉकुलर एडिपोसाइट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो फैट सेल्स होगा, फैट सेल होगा उसके अंदर एक ही बड़ा फैट ड्रॉपलेट होगा। ठीक है। और ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और इसका कलर जो है वाइट से येलो हो सकता है। ठीक है। वाइट टू ब्राइट येलो कलर इसका किस पे डिपेंड करता है, कैरोटीनाइड्स पे। यानी कि अगर इंसान कैरेट्स वगैरह या ऐसी फूड जिसके अंदर कैरोटीनाइड्स ज़्यादा हैं वो यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर जो वाइट एडिपोज टिश्यू है उसका कलर येलो होगा। अगर वो कम कैरोटीनाइड्स ले रहा है तो वाइट कलर होगा। अब मेल और फीमेल्स के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में डिफरेंट होती है। मेल्स के अंदर ये जो है बेसिकली नेक में, शोल्डर्स में और बटक्स में पाया जाता है, जबकि फीमेल्स के अंदर बटक्स, हिप्स और ब्रेस्ट और थाइस के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये क्या करता है, ये भी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर रहा है और बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जो एक्सेसिव फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है एडल्ट के अंदर वो वाइट एडिपोज टिश्यू ही होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में वो डिपॉजिट हो रहा होता है। यहाँ पे देखें ये जो है यूनिलोकुलर डिपोसाइट है, ये इसके अंदर लार्ज फैट ड्रॉपलेट है और इस फैट ड्रॉपलेट की वजह से जो इसका बाकी कंटेंट है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वो एक साइड पे पुश अप हो जाता है। जबकि मल्टीलोकुलर डिपोसाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसके अंदर स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है। वो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है इसका। अब ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो एडिपोसाइट कौन से हैं, इसके अंदर मल्टी लोकुलर एडिपोसाइट्स होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इनके सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, साइटोक्रोम्स। ठीक है। उनकी वजह से और लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज की वजह से इनका कलर जो है वो ब्राउन होता है। अब ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है इसकी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर, फीटस के अंदर और जो न्यू बॉर्न होता है उसके अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे अडल्ट होता है इंसान तो एज के साथ साथ इसकी मिकदार जो है कम होती चली जाती है। अब इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इसका फंक्शन जो है हीट प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर जो है ब्राउन एडिपोज टिश्यू के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके अंदर एक स्पेसिफिक अनकपलिंग प्रोटीन होती है। इस अनकपलिंग प्रोटीन का नाम क्या है, थर्मोजेन।
ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करती है, जो फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर, जो जब कोई हार्मोनल स्टिमुलेशन आ रहा है या नर्वस स्टिमुलेशन आ रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये अनकपल करता है और एटीपी बनाने के बजाय जो एनर्जी रिलीज होती है फैट मेटाबॉलिज्म से, उससे हीट बन जाती है। सो इन सेल्स के अंदर जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसके नतीजे में एटीपी नहीं बनता बल्कि हीट जो है वो बनती है। तो इस तरह बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद मिलती है। ठीक है। उसके अलावा फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं। तो फंक्शन इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा रेटिनैकुला बना रहा है जो टेंडन्स को अपनी असल जगह पे रोक रोक के रखते हैं, उसको फिक्स करते हैं। उसके अलावा बॉडी हीट को कंजर्व कर रहा है और मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा इसके सेल जो है मैक्रोफेजेस हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं। ठीक है। ये बॉडी को इन्फेक्शंस वगैरह से और फॉरेन पार्टिकल्स से, फॉरेन जो एंटीजन्स है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह ये बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है।